Hi friends, welcome back to this revision series of audit wherein today we are going to revise fraud risk factors essay 240 का सेकेंड पार्ट। essay 240 का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, उसको रिवाइज कर रखा है। अब हम लोग इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर डिस्कस करके रिविजन करेंगे। ये जो है ना रिसेंटली एडेड टॉपिक्स है जो कि आईसीआई केस स्टडी बेस्ड पूछ सकता है ना। तो ये हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे से रिवाइज करते हैं ताकि हम उसको केस स्टडी से अच्छे से सॉल्व कर पाए एंड अगर एग्जाम में पूछे पॉइंटर्स भी तो हम अच्छे से लिख पाए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स? सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ इवेंट्स और कंडीशंस हो जाते हैं जिनसे ना या तो आपको इंसेंटिव मिलेगा या तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आपको फ्रॉड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ फैक्टर्स आएंगे जिसके कारण दिमाग में प्रेशर होगा, एंटिटी को प्रेशर होगा, मैनेजमेंट को प्रेशर होगा, है ना। वो आगे बढ़ते हैं हम किस किस टाइप के प्रेशर हो सकते हैं जिससे कि हमको फ्रॉड कमिट करना पड़ रहा है, या तो फिर हमारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी कि हाँ अब हम फ्रॉड कमिट करेंगे, अब हम पैसा कमाएंगे, ये सब। ठीक है। सो 3 चीज दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव, प्रेशर टू कमिट फ्रॉड एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, जो थर्ड पार्टीज होती है, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टीज होती है उनको टू ऑब्टेन एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग, हमको ना इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है। जैसे शार्क टैंक इंडिया में बोलते हैं ना, इतना परसेंट इक्विटी, इतना परसेंट इक्विटी, इतना शेयर ले लो, ऐसा। So the need to meet the expectations of the third parties to obtain additional equity financing, हमको additional equity financing obtain करनी है। तो थर्ड पार्टी की जो expectations है उसको मीट करने के लिए हम जैसे ज़्यादा सेल्स दिखा दे, ज़्यादा रेवेन्यू दिखा दे, ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दे, so it creates an pressure to commit the fraud। ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है इंसेंटिव का। इंसेंटिव का क्या एग्जाम्पल है? जो बोनसेस होते हैं, है ना, आपको बोनस तभी मिलेगा जब आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। सो द ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनसेस इफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स आर मेट, इट मे क्रिएट एन इंसेंटिव टू कमिट द फ्रॉड। फिर लास्ट एग्जाम्पल है आपका अपॉर्चुनिटी का। सो अ कंट्रोल एनवायरनमेंट जो कि इफेक्टिव नहीं है, वहाँ पे अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी में नहीं लगाए गए हैं, फर्म में नहीं लगाए गए हैं, है ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम नहीं पकड़ाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट दैट इफेक्टिव, सो लेट्स कमिट फ्रॉड। ठीक, प्रेशर, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, डन विथ द एग्जाम्पल्स। अब सर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एक एक पॉइंट्स के। इंसेंटिव और प्रेशर, कैसे आप जो एंटिटी है, मैनेजमेंट है, उसको इंसेंटिव मिल सकता है या उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है, ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है? तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी है ना, इट इज थ्रेटेंड बाय द इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस। एंटिटी की खुद की ऑपरेटिंग जो मतलब रोज की कंडीशंस है ना, उससे भी इंसेंटिव या प्रेशर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना जैसे पढ़ लेते आई मतलब इंडस्ट्री के हमारे पास 3 तरीके के फैक्टर्स है। पहला, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना, या तो फिर मार्केट एकदम सैचुरेशन पे आ चुका है, इसके बाद गिरेगा हमारा मार्केट। जिस भी मार्केट में हम है ना, जिस भी चीज़ का हमारा मार्केट है वो मार्केट सैचुरेशन में आ चुका है, अकम्पेन्ड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन, उसके बाद हमारे मार्जिन डिक्लाइन हो जाएंगे। सो अब इससे क्या वो होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। उसके बाद आई से सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन कस्टमर डिमांड मतलब ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड। फिर बिजनेस फेलियर हो रहा है इन आइदर, या तो पूरे मतलब आपके इंडस्ट्री में या तो ओवरऑल इकोनॉमी में आपका बिजनेस जो है वो फेल हो रहा है, उससे भी क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है। फिर आई से रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द अदर कंपनी। जब हम कंपेयर करेंगे तो उनका रैपिड ग्रोथ हो रहा है, अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है सेम इंडस्ट्री में, तो वो हमारे ऊपर क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है। अब इकोनॉमिक में क्या है, हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, ऑब्वियसली बहुत चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना, चेंजिंग इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी जल्दी चेंज हो जाती है,
प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बदल जाता है, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अफेक्ट करता है। ठीक, फिर उसके बाद ई से लास्ट वाला, न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इससे भी क्या होता है कि पहले कुछ और इंड एस लग रहे थे, अब कुछ और इंड एस का एप्लीकेशन हो रहा है ना, नए नए रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, तो जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इफेक्ट करता है और प्रेशर क्रिएट होता है कि हमको हमारा रेवेन्यू बढ़ाना है, बढ़ा के दिखाना है। तो इस सब चीज़ों के कारण फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट बचा है सर हमारा इकोनॉमिक हो गया, इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग लॉसेस, मेकिंग द थ्रेट ऑफ, आप बैंकरप्ट हो सकते हो। ठीक है, फोरक्लोजर हो सकता है, मतलब तुरंत बंद हो सकता है आपका जो फर्म है, आपका जो कंपनी है। फिर हॉस्टाइल टेक ओवर इमिनेंट, आपको कोई ना कोई आपका टेक ओवर कर लेगा, खरीद लेगा, पूरा की पूरा आपका कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द ऑपरेटिंग लॉसेस विच इज मेकिंग द थ्रेट ऑफ बैंकरप्सी, फोरक्लोजर और हॉस्टाइल टेक ओवर इमिनेंट। उसके बाद रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस से क्या हो रहा है, नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं। रिकरिंग मतलब बार बार नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं। इनएबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस व्हाइल रिपोर्टिंग अर्निंग्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ। ठीक, ये थे आपके कुछ इंसेंटिव्स और प्रेशर्स के फैक्टर्स जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है। किससे? इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन से। इंडस्ट्री के दो कौन कौन से? हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, मार्केट सैचुरेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद आई से आपका सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा रैपिड ग्रोथ, अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी। ये सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री के रिलेटेड याद रखनी है। उसके बाद इकोनॉमिक से चेंजेस वाले, न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये सब। उसके बाद ऑपरेटिंग लॉसेस, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। डन? ओके, नेक्स्ट, एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द थर्ड पार्टीज ड्यू टू द फॉलोइंग। क्यों मैनेजमेंट के ऊपर एकदम ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उसको जो है वो रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस किसकी? थर्ड पार्टी की मीट करनी होती है। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, है ना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बताते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है वो इतने प्रॉफिट, इतना परसेंटेज ग्रो करेगी, इतने साल में इतना ग्रो कर जाएगी, इतना प्रॉफिट होगा, इसका इतना रेवेन्यू होना चाहिए। तो ये जब सब वो बताते हैं ना, तो फिर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है ना। उसके बाद क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सपेक्टेशंस दैट आर अनड्यूली अग्रेसिव और अनरियलिस्टिक। और मैनेजमेंट खुद भी कुछ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देता है। कैसे? प्रेस रिलीज में बोल देगा हम ये करेंगे, हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, हम 5 साल में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, एनुअल रिपोर्ट में लिख देता है। तो इट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर फॉर द मैनेजमेंट। उसके बाद सर, नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग टू स्टे कॉम्पिटिटिव, इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग ऑफ मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमको मतलब जो मैनेजमेंट है ना, उसको एडिशनल डेट चाहिए, एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, डेट और इक्विटी के फॉर्म में। क्यों ज़्यादा पैसा चाहिए? क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव रहना है, उसको ज़्यादा खर्चे करने हैं, ताकि वो मतलब बाकी कॉम्पिटिटर्स से हार ना जाए, पीछे ना रह जाए। इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग ऑफ मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने के लिए। इसलिए, और तो फिर ये कब फाइनेंसिंग करेगा सामने वाला थर्ड पार्टी? जब आपके रेवेन्यू अच्छे होंगे, जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, तभी ना फाइनेंस करेंगे। इसीलिए मैनेजमेंट के ऊपर एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। देखो, एक हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशंस, एक हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट्स। ये रही आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे, और फिर रिक्वायरमेंट्स। ये जो लिस्टिंग, जो एक्सचेंज की, मतलब जैसे सेबी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। क्या आप तभी लिस्ट हो पाओगे जब आपका इतना रेवेन्यू रहेगा, जब आपका इतना प्रॉफिट रहेगा। और डेट रीपेमेंट और अदर डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स, ये सारे रिक्वायरमेंट्स के कारण प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद लास्ट, परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन सिग्निफिकेंट पेंडिंग ट्रांजैक्शंस।
आप अगर गलत गलत रिपोर्टिंग करोगे ना तो उसका एडवर्स इफेक्ट रहेगा। सो कुल मिला के इन चारों रीजंस के कारण मैनेजमेंट के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट करता है, रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंडिकेट्स दैट जो पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन है मैनेजमेंट की या टीसीडब्ल्यूजी की, है ना, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, ये जो है ना, ये मतलब अगर एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से अफेक्ट होती है, थ्रेटन होती है। क्यों एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से इनकी पर्सनल फाइनेंशियल इफेक्ट होगी सिचुएशन? क्योंकि इनका मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एंटिटी में। ओके, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब वो मेजरली जैसे कि उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, है ना, उन्होंने कुछ शायद लोन दिया होगा या लोन लिया होगा, कुछ ना कुछ तरीके से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एंटिटी में। फिर उनका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है, सबसे ज़्यादा पोर्शन उनकी कंपेंसेशन का, जैसे बोनस, स्टॉक ऑप्शन, अर्न आउट अरेंजमेंट्स, वो किसमें कंटिंजेंट, मतलब कंटिंजेंट अपॉन, डिपेंड अपॉन अचीविंग अग्रेसिव टारगेट। अगर टारगेट बढ़ा तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसीलिए तो अगर मान लो टारगेट नहीं अचीव हुआ तो उनको ना बोनस मिलेगा ना स्टॉक ऑप्शन मिलेगा, तो उनकी पर्सनल फाइनेंशियल अफेक्ट तो होगी ना, थ्रेटन तो होगी ना। उन्होंने पर्सनल गारंटी दी हुई है डेट की, उन्होंने पर्सनल गारंटी, तो एंटिटी अगर उसको वो फुलफिल नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को देना पड़ जाएगा, है ना। फिर देयर इज एन एक्सेसिव प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग पर्सोनल टू मीट द फाइनेंशियल टारगेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी ने कुछ ऐसे टारगेट्स एस्टैब्लिश किए हैं जो मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग पर्सोनल जो भी लोग हैं उनको अचीव करना पड़ेगा, जैसे कि सेल्स टारगेट, प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट, ये सारे टारगेट्स। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग ने किस चीज़ में पढ़ा? इंसेंटिव प्रेशर वाले पॉइंट्स में। पहले हमने पढ़ा कि ये वाले जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, एंटिटी ग्रोथ वाले, उसके बाद एक्सेसिव प्रेशर क्यों पड़ता है मैनेजमेंट में, फिर पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे अफेक्ट होती है। अब पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटीज। जो नेचर है इंडस्ट्री का, द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और एंटिटीज ऑपरेशंस। ठीक है, द नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज और द एंटिटीज ऑपरेशंस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। क्या प्रोवाइड करती है सर? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू एंगेज इन द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या क्या कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी देती है, प्रोवाइड करती है? सबसे पहले तो आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जो रिलेटेड पार्टी है उनके साथ मिलकर अपन अच्छे से फ्रॉड कर सकते हैं। जो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, या फिर जिनकी ऑडिट नहीं होते हैं, है ना, या तो फिर ऑडिट होते हैं बट वो दूसरे फर्म ऑडिट करते हैं, तो उनके साथ वहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो है नहीं इनके ट्रांजैक्शंस, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, ठीक है, जिनके कारण हमारी जो मेन एंटिटी है वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख जाए, या ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस या ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं इस रिलेटेड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को मिला के। उसके बाद सर नेक्स्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट, सिग्निफिकेंट या अनयूजुअल या हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, स्पेशली दोज क्लोज टू द पीरियड एंड, especially those which is close to the period end that pose difficult substance over form questions। तो जो एकदम पीरियड एंड में आपके पास वो रहता है, जो एकदम कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, और वो कभी कभी ही जो होते हैं, सो उनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एडजस्ट कर लेंगे किसी तरफ एंड पीरियड में। फिर यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरीज फॉर विच देयर अपीयर्स टू बी नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। ऐसे हम बिजनेस इंटरमीडियरी एजेंट, इंटरमीडियरी मतलब जो बीच वाली पार्टी होती है, उनके थ्रू भी हम घपला कर सकते हैं, मेन बात ये है। ठीक है, उसके बाद सर आपका आ जाएगा इंटरनेशनल, सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस लोकेटेड और कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जहाँ पे जो जुरिस्डिक्शंस होते हैं ना, वो उसमें वो डिफर करते हैं, वो उसमें हमारा मेन जो लॉज है, जो जुरिस्डिक्शंस है, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। सो सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस लोकेटेड और कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन जुरिस्डिक्शंस जहाँ पे डिफरिंग बिजनेस एनवायरनमेंट्स और कल्चर एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे जो भी अगर लूप होल होगा, जो हमको बेनिफिट मिलेगा, मान लो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो हम वहाँ पे अपने ट्रांजैक्शंस कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी मिल गई है हमको फ्रॉड करने के लिए। उसके बाद सर सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और सब्सिडरी और ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन।
कौन से? टैक्स हेवन, मतलब जहाँ पे टैक्स ही नहीं लगता, ऐसे जुरिस्डिक्शंस में हम अपना जो ब्रांच है, सब्सिडरी है, वहाँ पे ओपन जो की हुई है वहाँ पे अपन फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट। आपके पास अब जैसे एकदम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एकदम डोमिनेंट पावर है उनके पास किसी सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर में, वो मतलब मेजरली जो सप्लायर्स है ये उनको ही माल सप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं माल। ठीक है, उसी कंपनी से परचेज कर रहे हैं कुछ कस्टमर्स, वो एक ही कंपनी है, वहाँ पे एकदम अपना जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, उनके पास एबिलिटी है टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर, जिसके कारण वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना सप्लायर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ, वो ऐसे करती कि फ़ायदा किनको हो, उस कंपनी को फ़ायदा हो। ठीक है, वो नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस करती है, जो नॉर्मली आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस होते हैं वैसे नहीं, वो कुछ माल के पैसे कम करवा लेगी तो उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो और कोई ज़्यादा ऐसा कंपनी है भी नहीं जो इनको माल के लिए ऑर्डर देगा। ठीक, उसके बाद असेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस विच इज़ बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। किस पे बेस्ड है ये? सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स पे बेस्ड है, दैट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज दैट आर डिफिकल्ट टू कोरोबोरेट। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स which creates an opportunity, which provides an opportunity to engage in fraudulent financial reporting. ठीक, मेन रिलेटेड पार्टी वाला और ये जुरिस्डिक्शन बॉर्डर वाला, उसके बाद ये डोमिनेंट वाला, ऐसा 4-5 पॉइंट भी याद रखोगे और ये दिमाग में रखोगे। जैसे केस लॉ पूछ दिया, जैसे ये वाला डाल दिया स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस, ये वाली चीज़ें, तो अब इसमें वो बोलेगा कि ये क्या है, इज इट इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज दिस। सो अब हमको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, किसके लिए? उस कंपनी के लिए जो डोमिनेट कर रही है सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर। सो दिस वे वी हैव टू अप्लाई दीज पॉइंट्स इन द केस स्टडीज। ओके, द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव is as a result of the following: domination of management by a single person or a small group without compensating controls, या तो फिर oversight by TCWG over the financial reporting process is not effective। ठीक है, वो अच्छे से ठीक से वो ना तो वो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, ठीक है, वो अच्छे से TCWG रिव्यू भी नहीं कर रहा है ना, और मैनेजमेंट जो है ना वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है विदाउट कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स। सो दिस वे जो मॉनिटरिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगा, बस ये कहना चाह रहा है। उसके बाद देयर इज अ कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज एविडेंस्ड बाय फॉलोइंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही ठीक से नहीं है, वो एकदम कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें कौन अथॉरिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ पता नहीं चलता ठीक से। तो डिफिकल्टी वो कैसे, मतलब अपने को पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या अनस्टेबल है, इज एविडेंस्ड बाय द फॉलोइंग। सो डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स दैट हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एंटिटी। हमको ये पता ही नहीं चलता ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सा इंडिविजुअल के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जैसे कौन डिसीजन ले रहा है, क्या उसके पास पावर है क्या डिसीजन लेने की, ये सारी चीज़ें विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ठीक, उसके बाद ओवरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग अनयूजुअल लीगल एंटिटीज और मैनेजरियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। मतलब ऐसा है कि अगर कोई डिसीजन सीईओ को लेना है, एमडी को लेना है, और वो नहीं लिए, उसकी जगह कोई और लोअर लेवल का इनके नीचे का बंदा डिसीजन ले रहा है ना, उसके पास पावर आ गई। सो एकदम ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है एकदम। उसके बाद आपका आ जाएगा हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल और TCWG। हाई टर्नओवर मतलब ये कि जो सीनियर मैनेजमेंट है लोग छोड़ के जा रहे हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर रेशियो है इनका, विच इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ व्हाट, ऑफ द कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स आर डेफिशिएंट, मतलब वो ठीक नहीं है इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, है ना।
सो एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्यों डेफिशिएंट है? इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड कंट्रोल्स ओवर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहाँ पे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड, ये सब इनएडिक्वेट है। उसके बाद हाई टर्नओवर रेट्स ऑफ और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफ आर नॉट इफेक्टिव। पढ़ के ही समझ आ रहा है कि लोग ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, कोई अकाउंटिंग इंटरनल ऑडिट इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि इफेक्टिव नहीं है, दैट आर नॉट इफेक्टिव इंक्लूडिंग सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। सो दीज आर ऑल द reasons why because of which the internal control components are deficient। ठीक है, ये हो गए आपके सारे अपॉर्चुनिटी के पॉइंट। अब अपन पढ़ लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्योंकि ये ना अच्छे से डिस्कस करने वाली चीज़ें ही है और ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए केस लॉज में हमको हेल्प भी हो जाएगी और रिवाइज भी हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर ज़्यादा बड़ा लगे तो ऐसे मत सोचना कि इतना बड़ा हो रहा है, फ्रूटफुल रहेगा पूरा पढ़ना अच्छे से। अब एटीट्यूड्स और रैशनलाइजेशंस। एटीट्यूड रैशनलाइजेशन मतलब ऐसा मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही है फ्रॉड करने का, है ना, इस टाइप की बातें। रैशनलाइजेशन मतलब ये तो ठीक है ना, ये बिजनेस मतलब कर लेते हैं फ्रॉड, इतना अच्छा मौका है ना, और ये उसके लिए वो ठीक रहता है फ्रॉड करना, उसको अच्छा लगता है। सो कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट। पहले एक मैंने नंबरिंग डाली है। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द एंटिटीज स्टॉक प्राइस, अर्निंग्स ट्रेंड्स। तो ये मैनेजमेंट का एटीट्यूड है कि वो अपने जो वो स्टॉक प्राइस को वो बढ़ाए, है ना, अर्निंग्स को बढ़ाए, है ना, तो इसीलिए वो फ्रॉड करेगी, उसका एटीट्यूड है। उसके बाद आपका द प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग, वो उसने कमिट कर दिया है एनालिस्ट को, क्रेडिटर को, थर्ड पार्टीज को कि वो अचीव करके दिखाएगी, देख लेना। तो ये क्या दर्शाता है? एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाएगा सर एन इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इनअप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज द रिपोर्टेड अर्निंग्स फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजंस। अब इसमें देखो, जहाँ पे भी द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट की ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी चीज़ों में मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऐसा है। जैसे इसमें क्या एटीट्यूड है, इसमें क्या मैनेजमेंट चाहता है कि वो टैक्स कम दे। टैक्स कम कैसे देगा? वो अपनी अर्निंग्स को मिनिमाइज कर देगा, कम रिपोर्ट करेगा अपनी अर्निंग्स को। उसके बाद आ जाएगा आपका नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉज, अदर लॉज। उसकी आदत है कि उसने हमेशा से सारे लॉज को वायलेट किया है अगेंस्ट द एंटिटी, सीनियर मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, सारे जो मैनेजमेंट ये सब ने उन्होंने फ्रॉड किया है ना, वायलेट किया है लॉज और रेगुलेशंस को। सो दीज शोज देयर एटीट्यूड। ओके, फिर लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट, काफ़ी कम मोरल है, ठीक है, एटीट्यूड दिस इज ऑल्सो। उसके बाद अपन एक ऐसे रीड मार लेते हैं। Communication, implementation, support, enforcement of the entity's values or ethical standard by the management, communication of inappropriate values, ethical standards that are not effective। फिर जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन, मतलब वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं है, वो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, फाइनेंस का बंदा नहीं है, उसका एक्सेसिव पार्टिसिपेशन है या प्री ऑक्यूपेशन है विद द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। अरे वो क्यों सेलेक्ट करेगा भाई, उसका एकदम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसीज के सिलेक्शन में, एस्टिमेट्स को डिटरमाइन करने में। सो दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस। मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी, जो उनको पता है कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है, उसको टाइम टू टाइम वो बेसिस पे ठीक नहीं कर रही है। फिर डिस्प्यूट है किसमें, शेयर होल्डर्स में इन अ क्लोजली हेल्ड एंटिटी, रिकरिंग अटेम्प्ट्स बाय द मैनेजमेंट टू जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। वो जो भी उसने अकाउंटिंग की है ना, वो गलत है, बट वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं ये उतनी मटेरियल नहीं है, ये ठीक है, ये ऐसे ही होता है, ये हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सो घूम फिरा के उसके एटीट्यूड के बारे में बात की जा रही है। फिर लास्ट
The relationship between management and the current or predecessor auditor is strained as exhibited by the following. क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच? पहला, डोमिनरिंग मैनेजमेंट, मतलब ऐसे अपन याद कर लेते, सुना है मैंने दूसरे वीडियो फैकल्टी के. डोमिनरिंग मैनेजमेंट बिहेवियर इन डीलिंग विद द ऑडिटर स्पेशली इन्वॉल्विंग अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क. मैनेजमेंट हर चीज में अपनी टांग अड़ा रहा है, ठीक है. वो ऑडिटर का कितना क्या काम रहेगा तो चलो ठीक है. फिर वो सिलेक्शन, कंटिन्यूएंस ऑफ पर्सोनल असाइंड, कंसल्टेड ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट, हर छोटी छोटी चीज में उसका ज्यादा डोमिनरिंग बिहेवियर है. सो विच इज नॉट गुड इन दीज कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर. उसके बाद अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन द ऑडिटर, जैसे अनरियलिस्टिक टाइम कॉन्स्टेंट्स रिगार्डिंग द कंप्लीशन, तुरंत कंप्लीट करके दे दो, इतने दिन में कंप्लीट करके दे दो, फिर ऑडिट रिपोर्ट फटाफट इशू कर दो. तो ये अनरीजनेबल डिमांड्स है मैनेजमेंट की ऑडिटर के लिए. उसके बाद फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स विद द करेंट ऑन अकाउंटिंग ऑडिटिंग डिस्प्यूट्स होते हैं. उसके बाद आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑडिटर दैट इनअप्रोप्रिएटली लिमिट एक्सेस टू पीपल इंफॉर्मेशन. अब वो रेस्ट्रिक्शंस भी डाल रहा है ऑडिटर में कि इससे मत मिलना, इससे मत पूछना, ठीक है, TCWG से मत अच्छे से कम्युनिकेट करना, ये सब. तो मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे? डफर है. डफर है कैसे? डोमिनरिंग मैनेजमेंट बिहेवियर. फिर आपका अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन द ऑडिटर, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स एंड देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑडिटर. ठीक है, डन. हमारा जो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पूरा फैक्टर्स वगैरह हमने पढ़ लिए, ठीक है. रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बी बोले तो क्या? बी बोले तो रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू मिसस्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. इसमें है आपका इंसेंटिव प्रेशर, असेट्स के रिलेटेड. मान ये छोटी मतलब एम्प्लॉय लेवल की बात होगी, वहाँ पे हमने ऊपर मैनेजमेंट लेवल की बात खेली है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है उसको कब ऐसे प्रेशर फील होगा या उसको कब इंसेंटिव मिलेगा, उसको लगेगा कि हाँ इंसेंटिव मिलने वाला है, तो वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, जिसके कारण मिसस्टेटमेंट्स अराइज हो सकती है. जैसे कि अब एम्प्लॉय को पता चला कि फ्यूचर में एम्प्लॉय को निकाला जा सकता है ना. उसके बाद क्या सेकेंड है, रिसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय की कॉम्पेंसेशन. एम्प्लॉय को मेन क्या मतलब है? उसको निकालना दे, है ना. उसके जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन, कंपेंसेशन, बोनसेस, ये सब है, उसके रिलेटेड उसको चेंजेस पता चले. फिर आपका आ जाएगा प्रमोशंस, कॉम्पेंसेशंस, अदर रिवॉर्ड जो के है उनको जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना उससे वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है. उसके बाद आता है आपका अपॉर्चुनिटी. सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टांसेस में इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ असेट्स टू मिस अप्रोप्रिएशन. जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड, तो थोड़ा पैसा जेब में डाल लेने गया क्योंकि ज़्यादा पैसा है हाथ में, है ना. फिर इन्वेंट्री आइटम जो कि स्मॉल है, पेन, आपका मार्कर, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वैल्यू ज़्यादा, ठीक है. मैंने एग्जांपल पेन मार्कर बोल दिया, बट जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनकी हाई वैल्यू है, हाई डिमांड है, वैसे इन्वेंट्री आइटम्स को उठा लेने का ऑफिस से, है ना. अपॉर्चुनिटी है, उठा लो. ईजिली कन्वर्टेबल असेट जैसे कि बेरर बॉन्ड्स, डायमंड्स, कंप्यूटर चिप्स, ये भी उठा लो, बेच के पैसा ले लो, अपॉर्चुनिटी है. फिक्स्ड एसेट जो कि स्मॉल इन साइज है, मार्केटेबल है और इसको देख के पता भी नहीं चलेगा कि ये किसका है, इसका मालिक कौन है. सो कैश इन हैंड. उसके बाद जो छोटी छोटी आइटम्स रहती है लेकिन उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, कन्वर्टेबल असेट्स. फिर फिक्स्ड असेट्स, ठीक है. पहले कैश, इन्वेंट्री, कन्वर्टेबल, फिक्स्ड असेट्स. बैलेंस शीट याद कर लेना, ठीक. अब आ गया आपका कुछ और एग्जाम्पल्स. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में अकर बिकॉज देयर इज द फॉलोइंग: इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और इंडिपेंडेंट चेक्स, ठीक है. सारी चीज़ें एक ही इंसान कर रहा है, ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है ठीक से. मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर का कोई रिव्यू नहीं कर रहा है, जैसे ट्रैवल का, अदर रीएम्बर्समेंट्स, ये सब. कोई भी अपने खर्चे कितने भी डाल रहा है, कोई भी बिलिंग, फेक बिल जैसा भी इन्वॉइसिंग कर दे रहा है. फिर इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ओवरसाइट ऑफ एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेट्स, फॉर एग्जाम्पल इनएडिक्वेट सुपरविजन ऑफ रिमोट लोकेशंस,
ठीक है, कोई ठीक से एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है। फिर जॉब एप्लीकेंट स्क्रीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ विथ एक्सेस टू एसेट्स। आप अपने आपका जो एम्प्लॉय है ना, उसको इजीली एक्सेस है एसेट्स के लिए। इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग विथ रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रीड कर लेना, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फिजिकल सेफगार्ड्स नहीं है, कैश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ कंप्लीट टाइमली रिकंसिलेशन ऑफ एसेट्स नहीं होता है, जिसके कारण पता ही नहीं चलता कि अरे इतनी कमी हो गई है, इतनी चुरा लिया गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लास्ट attitudes or rationalization in case of misappropriation of assets. Disregard for the need for monitoring or reducing the risk related to misappropriation of assets. उनको कोई नीड ही नहीं लग रही है कि ताकि हम मॉनिटर करें, हम रिड्यूस करें जो भी रिस्क है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स को लेकर। फिर जो इंटरनल कंट्रोल है ना, ओवर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स बाय ओवरराइडिंग द एग्जिस्टिंग कंट्रोल। मतलब वो ना तो इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हैं ठीक से, और क्या बोलते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कंट्रोल को भी ओवरराइड किया जा रहा है बाय फेलिंग टू अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन ऑन नोन डेफिशिएंसीज। और जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज पता है उसको आप ठीक नहीं कर रहे हो, ना कोई एक्शन ले रहे हो। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर, डिससेटिस्फैक्शन। आपके बिहेवियर से लग रहा है कि ये एंटिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट समझ आ रहा है, एम्प्लॉय के साथ उन लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, बिहेवियर ना तो वो ठीक से ध्यान दे रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, जो भी डेफिशिएंसी से ना ठीक कर रहे हैं। सो दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट्स आर एटीट्यूड्स एंड ऑल चेंजेस इन द बिहेवियर और लाइफस्टाइल दैट मे इंडिकेट एसेट्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। मतलब वो एकदम से बड़ी कार में आ रहा है ना, महंगी चीज़ें लेके आ रहा है आपका एम्प्लॉई, तो उसके बिहेवियर में, लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, जिसके कारण ऐसा लग सकता है कि अपने एसेट्स की चोरी वोरी तो नहीं हो गई है। फिर टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। पेटी मतलब छोटे मोटे जो चोरियाँ होती है वो, बस ये भी ख़त्म। ये सारा हमने रिवाइज कर लिया है, इसको अपन और अच्छे से खुद से रिवाइज करोगे तो ये सारे फैक्टर्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, और अप्लाई भी आप इसको केस लॉस में कर लोगे। एंड आई होप आप लोगों को ये रिवीजन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दो कैसा लग रहा है। और टेलीग्राम चैनल पे इसके ये जो नोट्स है, और ये वाले जो नोट्स है ना, मैंने ICAI के खुद रेफ़र ही किए हैं, इसके खुद से नहीं बनाए नोट्स, क्योंकि मुझे ठीक लगा कि इसमें से भी अपन मतलब ऐसा कोई बहुत हौच-पौच नहीं दिया हुआ, अच्छे से फ्रेम करके दिया हुआ है ICAI की बुक में, और हम इसमें साइड में अपना शॉर्ट जो टर्म्स है वो लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यही रखा, क्योंकि अब नवंबर में मेरी भी एग्ज़ाम है। सो यस, आई होप आप लोगों का भी रिवीजन अच्छे से हो रहा हो। कीप रिवाइजिंग इट, एंड टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे। और इसके पहले मैंने 800 की सीरीज़, 44, 3000 वाली जो सीरीज़ है ना, वो सारी अपलोड कर रखी है। आप लोग उसको देखिए एंड मुझे कमेंट में बताइए कैसे लग रहे हैं वीडियोस। टिल देन, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट।